ये 2025 का मैथमेटिक्स का पेपर है। आज हम आपके साथ चैप्टर 1 और 2 के जो कंटेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, उनके क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर कैसे सोचता है और एक क्वेश्चन के पीछे उससे रिलेटेड जो 10 जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं जो कि एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दो सवाल या एक पास पेपर सॉल्व करना मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है। तो उस पूरे मैकेनिज्म को समझने की सॉल्व करेंगे, उस पूरे मैकेनिज्म को आपको समझाने की कोशिश करेंगे और एक सवाल में छुपे 10 या उससे ज्यादा सवालात को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 के स्टूडेंट्स, अब आपकी डेट शीट अनाउंस हो गई है और आपका फेडरल बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो 15 मई को होने जा रहा है। आपको याद होगा हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से कोई तातुल आ गया था, लेकिन अब हम उसको अगेन जो है वो आपके साथ उसकी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तकरीबन 1 वीक तक हमने वीडियोस अपलोड नहीं की। अब हम क्या करेंगे कि आपके जो पास पेपर्स हैं उनके कुछ कंटेंट्स लेंगे, कुछ टॉपिक्स लेंगे, कोई एक दो चैप्टर्स के, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना, उनका थिंकिंग प्रोसेस और उनसे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन एग्जाम का हिस्सा हो सकते हैं वो आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। हम पेपर क्या जो पीडीएफ है, हमने आपको ईयर बता दिया, 2025 का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पेपर का पीडीएफ भी हम जो है वो लिंक उसका आपके साथ शेयर कर देंगे, कम्युनिटी पोस्ट में भी कर देंगे और जो है वो लिंक मैसेजेस में भी आपके साथ उसको शेयर कर देंगे और इसकी पिक्चर जो है वो वीडियो में भी लगा देंगे ताकि आपको क्वेश्चन वहां से कंप्लीटली देख सकें, क्योंकि हम कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे रीराइट हर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, वो है एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है और आपसे कहा गया है कि इसको सॉल्व कीजिए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दो मेथड्स बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक है बाय फैक्टराइजेशन और एक है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ध्यान में रखिए, अक्सर बच्चे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसके लिए जरूरी होता है कि आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल होने चाहिए। यहां पर कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। खैर, इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट आपके रियल हैं लेकिन कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इसलिए दो मेथड ही आपके एसएलओ में गिवन है, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा है फैक्टराइजेशन। अगर आप किसी एक सवाल को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना सीख जाएं तो ये वैल्यूज किसी तरह से भी चेंज कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। अगर आप इस मेथड को इस सवाल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो कोई भी सवाल आए आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है एक क्वेश्चन और मोर देन 10 प्लस या 20 प्लस क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप, जो कुछ बेटा इसके 3 से 4 स्टेप्स हैं, आप उन पर जरा फोकस कीजिए। पहला स्टेप, क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट मस्ट बी 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो आपको उसको 1 बनाना होगा, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे ये पॉजिटिव हो। इस वक्त ये कोएफिशिएंट 3 है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूंगा। अगर ये -5 होता तो पूरी इक्वेशन को -5 से डिवाइड कर देते। अगर ये जस्ट माइनस होता साइन यहां पे, तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये पॉजिटिव हो जाता। तो ये पहला स्टेप है कि आपकी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट मस्ट बी 1 होना चाहिए। अच्छा, यहां पे एक बात और आपको बता दूं कि ये जो साथ लिखा हुआ है z बिलोंग्स टू c, इसका मतलब यह है कि ये c जो है वो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये z उसका कोई एक नंबर है जो कि इससे बिलोंग कर रहा है, और ये सिंबल इसको कहते हैं हम बिलोंग्स। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं बेटा, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर बाय 3 प्लस 2z बाय 3 प्लस 2 बाय 3 इज इक्वल्स टू 0 बाय 3। ये आपने 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 के साथ कैंसिल, आपके पास z स्क्वायर आ गया, ये आ गया 2 बाय 3 और ये z, और ये आ गया प्लस 2 बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। ये पहला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देंगे आप राइट हैंड साइड पे। जब कांस्टेंट टर्म को आप शिफ्ट करेंगे, यहां ये चूंकि पॉजिटिव है तो यहां जाके 0 से माइनस होकर नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें कांस्टेंट टर्म हो ही ना, इसका मतलब है वो वाला स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोएफिशिएंट पहले से 1 हो, तो इसका मतलब है कि आपको डिवीजन वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा हो तो और क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब हम कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करने लगे हैं, तो ये आ गया z स्क्वायर प्लस 2 बाय 3z इज इक्वल्स टू, ये 0 में से माइनस हो गया बेटा, -2 बाय 3 हो जाएगा। 0 - 2 बाय 3 -2 बाय 3 आ जाएगा। ये सेकंड स्टेप हो गया। स्टेप 1 में हमने z स्क्वायर की कोएफिशिएंट को 1 बनाया, स्टेप 2 में हमने कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस एक्सप्रेशन का कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर से क्या मुराद होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहां माइनस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए आपको 3 टर्म्स रिक्वायर्ड हैं, a स्क्वायर, b स्क्वायर और 2ab की टर्म भी आपको चाहिए। अगर आप यहां गौर करें, स्क्वायर वाली टर्म है, ये 2ab वाली टर्म है, क्या नहीं है, b स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो टर्म आपको खुद इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। वो कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि बी क्या होना चाहिए। हम आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं बेटा कि आपने इसमें क्या ऐड करना है। उसका बड़ा सिंपल सा वे ये होता है कि जो भी मिड टर्म का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट लेना है बेटा, वेरिएबल नहीं, z आपका वेरिएबल है। जो भी कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट साइन के साथ नहीं लेना, अगर यहां नेगेटिव है तो नेगेटिव हो, बेशक पॉजिटिव है, तो आपने सिर्फ ये वैल्यू लेनी है, दैट इज 2/3। इस वक्त हमारे पास 2/3 है। आप हमेशा इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, चाहे यहां नंबर दो चाहे अल्फाबेट्स हो, कुछ भी हो, आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आ गया, 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे। आप लिखेंगे ऐड 1/3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब आप 1/3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें इस इक्वेशन में, तो आपकी ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगी z स्क्वायर प्लस 2/3z प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 2/3। राइट हैंड साइड में इस स्क्वायर को ओपन करके लिखें तो आपका एक स्टेप बच जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी।
तो ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। राइट हैंड साइड पे बेटा स्क्वायर ओपन करें, लेफ्ट पे आपने वैसे ही कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है z स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये बुनियादी तौर पर कंप्लीट हो कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ये आपका a है, ये आपका b है, जो साइन यहां होगा यहां आपने वो साइन यूज करना है। ये आपका b है और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए। आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को यूज करें, -2/3 प्लस 1/9। अगर नहीं है तो एलसीएम ले लें, 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम्स जाएगा, जितने टाइम इस डिनोमिनेटर का टेबल इस नंबर पे जाएगा उसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स टेबल जाएगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 9 का टेबल 9 पे 1 टाइम्स जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1। इसका मतलब यह है कि आपके पास क्या बन गया। अच्छा, यहां पर जहां आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाया, अगर आप प्रेजेंटेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो अगर आप इसका रेफरेंस भी दे दें कि ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाया तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप ये बता दें कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो असल में इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यहां से हमने ये आइडिया लिया और इसको हमने क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपके पास क्या आ गया, अब आपकी इक्वेशन बन गई z प्लस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5/9। देखिए आपको z की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर यहां पर मौजूद है, आपने इस स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। जब आपने स्क्वायर को एलिमिनेट करना है तो आपको बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ऑपरेट करना पड़ेगा। आप लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो z प्लस 1/3 का स्क्वायर रूट ऑफ, चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अगर सेपरेट स्क्वायर रूट लगा दें तो आपके लिए आसानी होगी। मैंने सेपरेट स्क्वायर रूट इनके ऊपर अप्लाई कर दिया है। और जब स्क्वायर को एलिमिनेट करना हो और आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो उमूमन आप जो है वो प्लस माइनस का साइन यहां इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। उसकी भी एक डीप लॉजिक होती है, लेकिन अभी बहरहाल हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये देखिए बेटा x का स्क्वायर जो है वो प्लस माइनस x के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट्स व्हाई जब हम स्क्वायर को कैंसिल करते हैं तो स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो z प्लस 1/3 इज इक्वल टू, यहां पर आपने केयरफुल होना है, यहां बहुत जरूरी है केयरफुल होने की। जब नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में आ जाए, ये बात आप हमेशा याद रखिए, जब नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में आ जाए तो उसको डील करने का मेथड क्या है कि आप इस नंबर को लिखें बेटा -1 इंटू दैट नंबर। जब भी नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में हो, -1 मल्टीप्लाइड बाय जो भी नंबर है वो लिख दीजिए। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब ये स्क्वायर रूट जो है -1 के ऊपर भी है, 5 के ऊपर है। यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। हमें पता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम बात कर रहे हैं कि -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो आप अगर डायरेक्टली ये यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या आप इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट लगा दें और फिर स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा लिख दें। एक ही बात है, आप दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं ये वाला ऑप्शन यूज करने जा रहा हूं। यहां पे हम इसका रेफरेंस भी देंगे कि बिकॉज -1 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर, दैट्स व्हाई ये मैं लिख रहा हूं आयोटा स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन जो है ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई। z प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट के आउटसाइड आ गया, 5 स्क्वायर रूट के इनसाइड रहेगा डिवाइडेड बाय 3। ये 1/3 यहां ऐड हो रहा है, इसको भी आप शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो वहां जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड -1/3। 3 इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम आ गया तो प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड -1, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन से, बल्कि यहां इस तरह लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, प्लस माइनस, बल्कि आप रियल पार्ट अगर पहले लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हम अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर बना रहे हैं। -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। तो इस तरीके से आप किसी भी आई हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाली बात नहीं रही
कि ये 3 होगा, 8 होगा, 1/5 होगा, 7 होगा, -7 होगा, या क्या होगा, या ये नंबर्स क्या होंगे। स्टेप्स में क्विकली बेटा रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप, स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट को 1 बनाइए। दूसरा स्टेप, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे मूव कर दीजिए। तीसरा स्टेप, आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कुछ ऐड और सब ऐड करना है। जब ऐड करना है तो बोथ साइड्स पे करना है। क्या ऐड करेंगे? आसान तरीका यह है कि जो भी आपके पास सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट है, उस कोएफिशिएंट को आप जैसे 2/3 था, हाफ से हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करें। जो भी रिजल्ट आए उसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड कर दें। राइट हैंड साइड पे उस स्क्वायर को ओपन कर दें, इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें और फिर ये जो टर्म ऐड हो रही है वो वहां जाके माइनस कर दीजिए, तो आप इजीली सॉल्यूशन सेट तक पहुंच जाएंगे। तो इस एक क्वेश्चन में हमने पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर हम सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट देखें तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। इस तरह से पेपर सॉल्व करने का एक और भी हमें एडवांटेज होगा। हम ये भी बात आपको क्लियर करते जाएंगे कि किस ईयर में शॉर्ट कितने क्वेश्चन अपेयर हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से और लॉन्ग कितने अपेयर हुए हैं, तो ये बात भी हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी। एक और जो है वो पार्ट शॉर्ट के लिए आया हुआ है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और पोलर फॉर्म में गिवन है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स को पोलर फॉर्म में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है, पोलर फॉर्म आपको नहीं समझ में आई हुई, 100% आपको अंडरस्टैंड नहीं की हुई, तो आप हमें कमेंट्स के सेक्शन में बताएंगे, तो हम पोलर फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए एक 10-15 मिनट का शॉर्ट लेक्चर जो है वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, ताकि आपको पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर में कैसे कन्वर्ट करना है और पोलर को रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपको क्लियर हो जाए। बहरहाल यहाँ पर ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पोलर फॉर्म की एक्चुअली 2 प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज का ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करें, इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, इनका डिवीजन, लेकिन किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में फाइंड आउट करना है। अगर पोलर फॉर्म में ना होता तो आप क्या करते? तो ये और आसान होता बेटा। कैसे? फॉर एग्जांपल ये कहते हैं इनको सिंप्लीफाई करें, पोलर फॉर्म वाली शर्त ना होती, आप लिखते 10 cos 100 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लेते, प्लस आयोटा साइन 100 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लेते, cos 40 की वैल्यू, साइन 40 की वैल्यू, और इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 5 से। तो यहां आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता, यहां दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता। इनको जस्ट बेटा यहां मल्टीप्लाई करना था तो एक रिजल्ट, और उनको डिवाइड करते तो दूसरा रिजल्ट। डिवीजन के लिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करने के लिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसको। लेकिन अगर पोलर फॉर्म में ही लिखना है तो देन आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कौन सी? अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो प्रॉपर्टी ये है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2। पोलर फॉर्म के 2 हिस्से होते हैं, एक रेडियस वेक्टर, ये R कहलाता है, और ये दूसरा थीटा कहलाता है। तो R और थीटा इसके 2 हिस्से होते हैं। तो जब Z1 और Z2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल होगा, इनके रेडियस वेक्टर्स की प्रोडक्ट इंटू कॉस, कॉस के साथ इन दोनों एंगल्स का सम, θ1 प्लस θ2। फॉर एग्जांपल एक एंगल θ1 है, एक θ2 है, उनको आपने ऐड कर दिया, प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2, और यहां इसको आप क्लोज कर देंगे। ये आपकी प्रोडक्ट का फार्मूला हो गया। और डिवीजन में क्या होता है? Z1 बाय Z2, R1 बाय R2, कॉस θ1 माइनस θ2। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। डिवीजन में ख्याल रखना पड़ता है कि Z1 आपका न्यूमरेटर है, तो θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। ये 2 प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो आपका ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको इन प्रॉपर्टीज का इल्म होना चाहिए, ये बात इस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2, Z1 की वैल्यू है 10 cos 100 डिग्री प्लस आयोटा साइन 100 डिग्री, क्लोज, और एक और ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दीजिए। सेकंड, Z2 की वैल्यू 5 cos 40 डिग्री प्लस आयोटा साइन 40 डिग्री,
और इसको भी क्लोज कर दीजिए। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पोलर फॉर्म में है, आप इस वाली प्रॉपर्टी का रेफरेंस देंगे। रेफरेंस देना बेटा बहुत जरूरी है, आपका जो है एग्जामिनर को ये बात क्लियर होगी कि आपको पता है कि आप इसको किस मेथड, किस प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, आर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 10 into 5 दिस इज 50 एंड एंगल्स को ऐड कर दीजिए। कॉज में कॉज का एंगल कॉज 100 प्लस 40 प्लस आयोटा साइन 100 प्लस 40। तो अब ये 100 में 40 ऐड करेंगे तो दिस इज 50 एंड दिस इज कॉज 140 प्लस आयोटा साइन 140। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ध्यान में रखिए, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बाद में इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। बेटा सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। सवाल में बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि आपने आंसर पोलर फॉर्म में लिखना है, तो यही पोलर फॉर्म होती है। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको आप एक बॉक्स में बंद कर देंगे। आंसर लिखने का तरीका जहन में रखिए, हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन रखेंगे, राइट हैंड साइड पे आंसर रखेंगे और उसको एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे, तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है आपकी राइटिंग उससे बेहतर ही होगी, राइटिंग भी अच्छी लिखेंगे तो और अच्छा होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करना है। अच्छा जी, Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करना है, हम यहां पे कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, Z1 बाय Z2। आप न्यूमरेटर में Z1 की वैल्यू लिखेंगे। Z1 है आपके पास 10 cos 100 प्लस आयोटा साइन 100 डिवाइडेड बाय 5 cos 40 प्लस आयोटा साइन 40। इस प्रॉपर्टी का बेटा आप रेफरेंस देंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए। आप एग्जैक्टली बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा Z1 बाय Z2 इज इक्वल, इनको डिवाइड कर दें बेटा, ये कैंसिल हो गया 10 और 5, तो ये आपके पास आ गया 2 और ये आ गया cos 100 माइनस 40 प्लस आयोटा साइन 100 माइनस 40। अक्सर स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर भी लिख देते हैं, वो भी ठीक होगा। आप 100 माइनस 40 कर दें, जो भी बचता है वो लिख दीजिए। जैसे यहां पे cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, दैट्स इट। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या करते हैं कि आपका टाइम बचाते हैं, जो कि आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में यूज कर सकते हैं। और इसका आप क्विकली इसको विद इन 5 मिनट्स जो है या 6 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 2025 के पेपर में अगर मैं देखूं तो 2 पार्ट्स शॉर्ट में आए हैं। इसका मतलब यह है कि आपके शॉर्ट में 2 पार्ट तो कंफर्म है, ठीक है। कभी 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि 2 पार्ट शॉर्ट में आएंगे। लॉन्ग में क्वेश्चन है या नहीं है, अगर मैं इस पेपर को देखूं तो इस पेपर में 2025 के पेपर में लॉन्ग में कोई भी क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से अपेयर नहीं हुआ। लेकिन ध्यान में रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से लॉन्ग हम आपको बता चुके हैं, स्पेशली वो बच्चे जो 60-70 मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए एक लॉन्ग यहां से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, और वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमने अपने जो लेक्चर वीडियो आपके साथ शेयर किए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वहां पर हमने आपको बताया हुआ है। तो और ये भी हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताएंगे कि 40 प्लस अगर लेना चाहते हैं, जस्ट पास होना चाहते हैं तो क्या करें, 60-70 लें तो क्या करें, 85 लें तो क्या करें, 85 प्लस अगर चाहते हैं तो क्या करें। तो जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इन दोनों से कर लीजिए। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर से, वो भी जरूर कीजिए। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंटेंट है वो पासिंग मार्क्स के लिए क्लियर हो जाएगा। जो 60 प्लस लेना चाहते हैं बेटा, उनको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने चाहिए, और 85 प्लस वालों को तकरीबन हर कंटेंट करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम पास पेपर ऑफ 2025। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स आया हुआ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस तरह का एक पार्ट 100% अपेयर होगा बेटा, जिसमें एक डिटर्मिनेंट को आपको इक्वल करना होगा किसी एक्सप्रेशन के, और इनकी एक लॉजिक है, उस लॉजिक के तहत अगर आप चलेंगे तो आप आसानी से यहां तक पहुंच जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली ओपन कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जब आप डायरेक्टली ओपन करके सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, वो आपस में इस तरह मिक्स हो जाएगी कि आपको फैक्टर्स बनाना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। अगर यहां ये आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होता फिर आसान होता, आप इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देते। तो लॉजिक क्या बनी, आपको क्लियर क्या होना चाहिए, जब भी किसी डिटर्मिनेंट को इक्वल करना है किसी फैक्टर्स की फॉर्म में, इन सब की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो देन आप डायरेक्ट एक्सपेंशन पर नहीं जाएंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो फिर इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेटा। आप लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, आपने पिक की, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 1 एंड 1, ए बी एंड सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आपने इसकी मदद से यहां तक पहुंचना है, ये आपने क्रिएट करना है। इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का पता होना चाहिए। आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हुए यहां तक आसानी से पहुंच जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं आप बेटा किसी भी रो में से कोई रो माइनस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में से कोई कॉलम माइनस कर सकते हैं, किसी भी रो को आप किसी नंबर से या किसी कॉलम को किसी नंबर या अल्फाबेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटसाइड द डिटर्मिनेंट आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप कोई दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरचेंज करेंगे तो आउटसाइड द डिटर्मिनेंट माइनस का साइन भी लेंगे। ये काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए डिटर्मिनेंट्स की। तो अब इसमें हम क्या करें, देखिए इसको हम एक्सपैंड करेंगे, लेकिन अगर हम इसके कुछ एलिमेंट्स को जीरो बना दें तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आपका कोई एक कॉलम या एक रो पहले से 1 1 बना हुआ है तो उन एलिमेंट्स को जीरो बनाना आसान होता है। कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा जिसमें यहां 1 1 ना हो, उसके लिए क्या थिंकिंग प्रोसेस होगा, आप पहले कोई दो कॉलम या कोई दो रो किसी एक रो या एक कॉलम में ऐड करेंगे, वो पूरा कॉलम मस्ट भी कॉमन आ रहा होगा या रो कॉमन आ रही होगी और आपका 1 1 क्रिएट हो जाएगा। तो इस एक सवाल में मैं आपको बाकी सवालात की सिचुएशन भी बता रहा हूं कि आपने अगर ऐसा हो 1 1 ना हो तो 1 1 आप क्रिएट कर सकते हैं। और उस क्वेश्चन में फिर सिचुएशन इस तरह की होगी कि आप इजीली कोई दो रो या दो कॉलम एक रो या एक कॉलम में ऐड करें तो वो सेम हो जाए, ताकि उसको कॉमन लें तो वहां 1 1 बन जाए। 1 1 बनने के बाद का स्टेप क्या है बेटा, हम इन दो एलिमेंट्स को जीरो बनाने जा रहे हैं। कैसे, आप R2 में से R1 के एलिमेंट्स को माइनस कर दें और R3 में से R1 के एलिमेंट्स को माइनस कर दें। कर देते हैं जी माइनस, ये 1a स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस करना है बेटा 1 माइनस 1 0, इसको इसमें से माइनस करना है b माइनस a, इसको इसमें से माइनस करना है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर R3 में से R1 को माइनस करना है। अब आप इसको यहां ले आइए, इसको इसमें से माइनस करें 1 माइनस 1 0, इसको इसमें से माइनस कीजिए c माइनस a, इसको इसमें से माइनस कीजिए c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका क्या फायदा हुआ, इन दो एलिमेंट्स को जीरो करने का क्या एडवांटेज हुआ, अब जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, आप इसको एक्सपैंड करें कॉलम के थ्रू। किसके थ्रू, कॉलम 1 के थ्रू। ये उस कॉलम के लीडिंग एलिमेंट्स हैं। अगर लीडिंग एलिमेंट ही जीरो, इनको लीडिंग एलिमेंट कहते हैं बेटा, अगर लीडिंग एलिमेंट जीरो हो तो उसके साथ जो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होना है वो भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही जो है वो 2/2 का डिटर्मिनेंट रह जाएगा और आप आसानी से अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अब अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, कॉलम 1 के थ्रू एक्सपैंड करने लगे बेटा। एक्सपेंशन का क्या मतलब है, कैसे एक्सपैंड करते हैं, आपने इस एलिमेंट को पिक करना है 1, इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट्स को इग्नोर करना है, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो आपने लिखने हैं। क्या बच गया, b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर मैं इसके फैक्टर बना दूं, हमें पता है कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फैक्टर बनेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी।
इस रो, इस कॉलम और इसको इग्नोर करना है तो C माइनस ए आ गया, और यहां पे भी फैक्टर बन गए बेटा C माइनस ए और C प्लस ए। अच्छा, अगला एलिमेंट मुझे इसको पिक करना है, लेकिन देखिए जब मैं इसको पिक करूंगा तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ूंगा, बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे दिस इनको लिखना है, लेकिन ये चूंकि जीरो है इसलिए अगला एलिमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा और अगला एलिमेंट माइनस साइन के साथ आएगा। फिर अगला एलिमेंट जब मैं इसको पिक करूंगा तो ये कॉलम और इस रो को छोड़ दें, ये 4 बच गए, लेकिन चूंकि ये जीरो है इसलिए वो भी जीरो हो जाएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन आसान हो गया, आपके पास जस्ट ये डिटर्मिनेंट रह गया और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया अब आपके लिए। अब आपने क्या करना है, आपको नजर आ रहा है कि इस डिटर्मिनेंट में पहले रो में b माइनस ए कॉमन है, सेकंड रो में c माइनस ए कॉमन है, तो आप यहां से b माइनस ए कॉमन लेंगे। टेक b माइनस ए कॉमन फ्रॉम R1 एंड c माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2। तो ये आपके पास आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये सारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा और b माइनस ए आपके पास आउटसाइड आ गया और c माइनस ए भी हमने कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर जो है वो क्या बच गया, डिटर्मिनेंट के इनसाइड बच गया, यहां से हमने ये कॉमन ले लिया बेटा 1 बच गया, यहां b प्लस ए बच गया है और यहां पर भी 1 बच गया है और ये c प्लस ए बच गया। अब आप इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये आ गया b माइनस ए c माइनस ए। और 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ये दो एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल कहलाते हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई किया c प्लस ए माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस बी एंड माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया बेटा b माइनस ए c माइनस ए और c माइनस बी। एग्जैक्टली आप अपनी राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। सो दिस इज अ राइट हैंड साइड एंड दिस इज वेरीफाइड। तो अब बड़ी आसानी से आपने ये क्वेश्चन 6 से 7 मिनट में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी कभी यहां पर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि यहां b माइनस ए के बजाय a माइनस बी लिखा होता है और यहां c माइनस बी के बजाय b माइनस सी लिखा होता है। अगर ऐसा हो तब भी आपने यही कुछ करना है, बस यहां पहुंचने के बाद b माइनस ए में से माइनस साइन कॉमन लेंगे, करली ब्रैकेट में रखेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा और यहां से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये b माइनस सी हो जाएगा और माइनस माइनस जो है मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो तब भी आप अपने वहां तक पहुंच जाएंगे। तो इस एक सवाल में काफी सारे सवाल हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप के, और ये 100% कंफर्म क्वेश्चन है इस चैप्टर से शॉर्ट के लिए कि डिटर्मिनेंट के थ्रू आपको कोई एक्सप्रेशन जो है वो वेरीफाई करना हो। ये एक और क्वेश्चन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 के 9th पार्ट का और वाला ऑप्शन है कि किसी भी आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका रैंक फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये एक सवाल नहीं है बेटा, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है तो एक क्वेश्चन काफी है, 2 क्वेश्चंस काफी हैं, एक हम आपको करवा रहे हैं, 2-3 आप अपने घर में प्रैक्टिस कर लें तो आप यूं समझिए कि रैंक वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया। एसएलओ बेस्ड सिस्टम में इसी तरह की स्टडी होती है कि एक एक कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करते जाना होता है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आराम से कर सकता हूं, ये आपकी प्रिपरेशन होती है और इसमें हम कहते हैं प्रिपरेशन डन, कि ये वाला काम हमारा हो गया। तो अब देखिए रैंक को कैसे करना है, इसका रैंक कैसे फाइंड आउट करना है, और उससे भी पहले रैंक होता क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एन रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद उसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कंसीडर करें, काउंट करें, तो वो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होता है उसको कहते हैं हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म या इक्लॉन फॉर्म कैसे बनती है वो भी हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। जीरो रो किसको कहते हैं, अगर किसी पूरी रो के सब एलिमेंट जीरो हो जाएं तब वो जीरो रो होगी, अदरवाइज वो नॉन जीरो रो काउंट होगी। तो
तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेटा पहले इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कुछ लोग इसको एचलॉन फॉर्म भी प्रोनाउंस करते हैं। तो अब उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। इस एलिमेंट को हम लीडिंग एलिमेंट भी कहते हैं। किसी भी रो का पहला ऐसा नंबर जो 0 ना हो उसको हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। तो इस वक्त इस रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, इस रो का लीडिंग एलिमेंट 2 है, इस रो का लीडिंग एलिमेंट 4 है। तो ये जो पहली रो का लीडिंग एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो कैसे बनाएंगे, अगर किसी और रो में आपको 1 नजर आ रहा है तो वहां से 1 आप इधर ले आए। आपके पास बेटा जो क्लास 11 के एसएलओज हैं उसमें रो ऑपरेशन अलाउड है, कॉलम ऑपरेशन आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो आप सिर्फ रो ऑपरेशंस पे फोकस करेंगे। तो आप यहां से शिफ्ट करके रोज को इंटरचेंज हम कर सकते हैं, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन यहां तो हमारे पास पहले ही 1 है तो वो हमें इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे भी कहीं ना हो तो फिर क्या करना चाहिए, इस नंबर से पूरी रो को डिवाइड कर दें तो भी वो 1 बन जाता है। ये दो मेथड्स हो सकते हैं, जब ये 1 ना हो तो आप 1 बनाएंगे। अभी बहरहाल इस केस में 1 है। इस 1 की वजह से बेटा ये दो एलिमेंट्स आपने 0 बनाने हैं। कैसे 0 बनाएंगे, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि आप इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया करें अगर ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड किया करें। सब्ट्रैक्शन की तरफ मत जाया करें, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में उमूमन जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो सेफ साइड क्या है कि ऐड करें। आपकी वैसे मर्जी है, लेकिन मेरा यही मशवरा है आपको। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे R2 प्लस -2R1। ये नंबर क्या है, 2। आपने इस पूरी रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। ध्यान में रखिए, जब हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकली आप इसको मल्टीप्लाई करके नई रो बनाएं। नहीं जी, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करते जाना है, जो रिजल्ट आएगा उसको आपने यहां ऐड करना है। लिखना इस रो को आपने ऐसे ही है जैसे ये लिखी हुई है। सो 1 1 0 -2। इसको बेटा मल्टीप्लाई किया -2 से, -2 इंटू 1 -2, 2 में ऐड किया, ये 0 हो गया। हमारा मकसद ये है कि इसको हम 0 बनाएं। ये पहला स्टेप है। इक्लॉन फॉर्म में अगर आप स्टेप्स को तरीकेकार को चेंज करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो हमेशा इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो 1 बनाएं, और जब 1 बन जाए तो उसके नीचे वाले जो दो कॉलम वाले एलिमेंट्स हैं दोनों को आपने 0 बनाना है, जो कि अभी हम बना रहे हैं। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करें बेटा, -2 को 0 में ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा, 0 को 2 में ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये माइनस +2 टू द 4 आ जाएगा, 4 को 2 में ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। फिर इसको भी 0 बनाना है। ये 4 है तो इसको हम क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करके और R1 को -4 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देंगे। -4 इंटू 1 -4, 4 में ऐड किया 0। 1 इंटू -4 -4 को जब 1 में ऐड करेंगे बेटा -3 बच जाएगा। फिर 0 इंटू -4 0 को 3 में ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। -2 इंटू -4 -+2 4 8 को 1 में ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को आपने 1 बनाया, ये लीडिंग एलिमेंट था, और इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे जो कॉलम वाले एलिमेंट थे इन दोनों को आपने 0 बनाया। नेक्स्ट स्टेप ये होता है सेकंड रो के लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना है। अब लीडिंग एलिमेंट आपका जाहिर है 0 है, 0 लीडिंग एलिमेंट नहीं होता, 0 के अलावा कोई नंबर हो वो लीडिंग एलिमेंट होता है। तो ये अब आपका लीडिंग एलिमेंट है -2। अब आपने इसको 1 बनाना है, और इसको 1 बना के, इसको 1 बनाने के बाद इस नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। देखिए इसको 1 आप कैसे बना सकते हैं, दो तरीके हैं। कुछ लोग जो है समटाइम ऐसा होता है, अगर यहाँ नीचे 1 हो तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। अगर यहाँ 1 ना हो तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप बजाय इसके कि इसको इसमें ऐड करें और 1 बनाएं, बेहतर ऑप्शन ये है और क्विक ऑप्शन ये है कि आप इस नंबर से इस पूरी रो को डिवाइड कर दें। वो बहुत आसान होता है, क्योंकि जब आप शिफ्ट करेंगे फिर 1 बनेगा, फिर आप करेंगे, तो बेहतर है आप इस पूरी रो को इसी नंबर से डिवाइड कर दें। बेटा यहाँ -1/2 है, -2 है तो -1/2 इंटू R2 मैंने कर दिया। पूरी रो R2 को मैंने डिवाइड कर दिया -2 के साथ।
तो ये अच्छा, यहां चूंकि मैं रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूं तो मैं ये वाला सिंबल यूज कर सकता हूं इक्वल के बजाय, क्योंकि ये जो रैंक हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये रो ऑपरेशन के थ्रू कर रहे हैं। 1 1 0 -2, 0 -2 से ऐड किया बेटा 1 आ गया, -1 आ गया, डिवाइड किया इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, तो ये आ गया -3, और दिस इज 0 -3 3 एंड 9। अब आपने सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाया, इस 1 की मदद से आप इसको 0 बना दीजिए। जब आप इसको 0 बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दीजिए। तो आप लिखेंगे R3, देखें जिसमें ऐड करना है वो बेटा पहले लिखना है आपने, आप इसमें ऐड कर रहे हैं पहले लिख रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो इसको भी जरा क्लियर कर लीजिए, ये आपने इस तरह से करना है। तो अब आपके पास आ जाएगा, रो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 0 -2 and 0 1 -1 and -3। अब -3 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें जी, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0, 3 इंटू 0 0, 0 में ऐड करेंगे 0, 3 इंटू 1 3, -3 में ऐड करेंगे 0, 3 इंटू -3 -3 को इसमें ऐड करेंगे 0, 3 इंटू -3 -9 को 9 में ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो अब आपका मैट्रिक्स जो है वो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, कुछ बुक्स कहती हैं कि रैंक फाइंड आउट करने के लिए आप रिड्यूस इक्लॉन में कन्वर्ट करें, लेकिन आप अगर इक्लॉन में भी कन्वर्ट कर दें तो वहीं से आपको रैंक क्लियर हो जाता है, तो रिड्यूस इक्लॉन की जरूरत नहीं होती। मैं आपको दोनों का फर्क भी बता देता हूं। तो अब देखिए हमारा मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये कैसे पता चलता है इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है? फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, इससे पहले कोई 0 है नहीं है। सेकंड रो में लीडिंग एलिमेंट से पहले एक 0 जरूर होना चाहिए, कम से कम एक 0 लीडिंग एलिमेंट से पहले। सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, इससे पहले एक 0 मौजूद है, इसका मतलब है कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड रो में लीडिंग एलिमेंट से पहले 2 0 जरूर होने चाहिए। थर्ड रो की तरफ आते हैं तो वहां कोई लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट 0 हो। अगर कोई लीडिंग एलिमेंट होता भी, फॉर एग्जांपल यहां पे होता, तो फिर हमें इसको 0 बनाना पड़ता ताकि हम इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन पूरी कर सकें। लेकिन इसमें कोई भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है तो ये पूरी रो 0 है, इसका मतलब वो कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब रिड्यूस इक्लॉन के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है? इक्लॉन बना लें उसके बाद रिड्यूस चेक करना होता है। देखिए ये लीडिंग एलिमेंट है, इस कॉलम का एलिमेंट 0 होने चाहिए। इस रो का लीडिंग एलिमेंट ये है, इस कॉलम के एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये 0 है, इसको 0 बनाया जा सकता है, लेकिन अभी रैंक के लिए इसकी जरूरत नहीं है। इस रो में कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं है। अगर कोई लीडिंग एलिमेंट होता तो हम उस कॉलम के, उसके अलावा उस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाते। तो अब हम इसका रैंक इजीली देख सकते हैं। कितनी 0 रोज हैं? ये पूरी 0 रो है, ये भी नॉन 0 रो है, ये भी नॉन 0 रो है। तो रैंक आपका इक्वल आ गया 2 के। रैंक ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2। अगर आप इस मैट्रिक्स को ए कह दें फॉर एग्जांपल, तो ये आसान हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं आप उस सिचुएशन में। तो ये आपका एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। चैप्टर 2 से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि तकरीबन ये भी कंफर्म क्वेश्चन होता है। ये बेटा शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। यहां चूंकि जो 3 इक्वेशन सिलेक्ट की गई हैं जिनको हमें सॉल्व करना है क्रेमर रूल की मदद से, वो जरा सिंपल सी इक्वेशन रखी गई हैं, दैट्स व्हाई ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में अपेयर हुआ है। लेकिन समटाइम्स क्रेमर रूल शॉर्ट में आता है और आपसे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जाता है। जब एक वेरिएबल की वैल्यू, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन वो तीनों वेरिएबल्स की को सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू होता है फर्स्ट ईयर के पेपर में क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए टाइम मैनेजमेंट को भी साथ साथ आपने समझते जाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? पहला स्टेप यह है कि आप इन सब इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये बेटा, पहले x वाली टर्म लिखी, फिर y वाली, फिर z वाली इक्वल्स टू 3। इसमें देखिए x की टर्म नहीं है, जो टर्म नहीं है वो आप इंट्रोड्यूस करवा दें। 0 इंटू एक्स
प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। इससे आपको आसानी होगी कैलकुलेशन जब आप करेंगे। इसमें एक्स की टर्म भी नहीं है, y की टर्म भी नहीं है, जस्ट z है, z इज इक्वल टू 2। ये हमारा पहला स्टेप है, हमने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। सेकंड स्टेप जो कि बहुत जरूरी है, अक्सर बच्चे ये भी इग्नोर कर देते हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है आपने। मैट्रिक्स फॉर्म, इनकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या है? कोएफिशिएंट्स पहले आपने लिखने हैं बेटा। x के कोएफिशिएंट पहला कॉलम, यहां पर x का कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो इट मींस 1 होगा। जब कोएफिशिएंट किसी वेरिएबल का ना लिखा हो तो वो 1 होता है। और जो उनके साइन होंगे, अगर नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव पिक करना है, 1 1 और 0, 1 1 और 1। ये आपके पास कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ गया। साथ इसके आप वेरिएबल कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। वेरिएबल आपके एक्स वाई जेड है, इस बात को भी ध्यान में देखना है वेरिएबल के नाम क्या है। अगर x1 x2 x3 है तो वो लिखने हैं, यहाँ x y z है तो हमने x y z लिखे। और इक्वल्स टू जो है वो 3 2 2 जो है वो हमारे पास ये आ गया। तो अब हमने अपने मैट्रिक्स को जो है वो लिख लिया है किस फॉर्म में, अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब क्रेमर्स रूल के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले बेटा आप कुछ मैट्रिसेस बनाएंगे। कौन से? एक कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, इसको मैंने फॉर एग्जांपल ए कह दिया। मैट्रिसेस को हम अपनी मर्जी से नेमिंग कर सकते हैं कैपिटल अल्फाबेट के साथ। मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते ही सबसे पहले मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मींस आपको वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं मिल पाती जो लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल कर सकें। तो आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए। हमने कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया। अब इसको आप एक्सपैंड करेंगे ताकि ये पता चल सके कि सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता भी है नहीं, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब इसका डिटरमिनेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड कर दें। एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो R1। तो आप पहला एलिमेंट, जब आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, डिटरमिनेंट का सिंबल लगाएंगे। पहला एलिमेंट जब आपने लिया, और पहले बल्कि इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख भी ले, ये भी जरूरी होता है, 0 0 एंड 1। अब इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए। 1 आपने लिया तो आप इस कॉलम और इस रो के एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपने लिख दिए। अल्टरनेट साइन चलते हैं बेटा, सेकंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ आएगा। आपने 1 जब लिया तो अब आप इस कॉलम और इसको इग्नोर कर देंगे, सो 0 0 एंड 1 1। थर्ड एलिमेंट जब हम लेंगे 1, तो अब हम इस कॉलम और इसको इग्नोर करेंगे, सो 0 0 एंड 1 0। तो हमें नजर आ रहा है कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे 1 1 इंटू 1 1 माइनस 0 माइनस 1 इंटू दिस इज 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, तो 0 आ गया, प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट 0 एंड ये 0, तो ये भी 0 आ गया, तो ये दोनों 0, तो 1 इंटू 1 1। तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ गई। अब जब आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया तो देन आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब एक हमने कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को ए का नाम दिया। अब आप 3 और मैट्रिसेस डिफाइन करेंगे। एक मैट्रिक्स होगा बेटा ए, कैपिटल ए, इसको आप एक्स कह दीजिए। वेरिएबल्स एक्स वाई जेड है, इसके सब स्क्रिप्ट में आप एक्स लिखेंगे। जब आप ये वाला मैट्रिक्स लेंगे तो अब आप x के कोएफिशिएंट्स को इग्नोर कर देंगे और यहां पे आप इक्वल वाले नंबर्स लिखेंगे, दैट इज 3 2 एंड 2। और y और z के कोएफिशिएंट्स को आपने एज इट इज लिखना है, 1 1 एंड 0, 1 1 एंड 1। फिर आपने एक और मैट्रिक्स डिफाइन करना है ए वाई। अब जब y लिखेंगे आप तो x के कोएफिशिएंट्स आप लिखेंगे, लेकिन y के कोएफिशिएंट्स को आप इग्नोर कर देंगे और वहां पे आप ये वाले एलिमेंट्स, इक्वल वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, दैट इज 3 2 एंड 2। अब जब आप a z, तीसरा z के एलिमेंट सेम रहेंगे। तीसरा जो आपने मैट्रिक्स डिफाइन करना है वो है ए जेड, और उसके लिए आप z के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, वहां पे आप इक्वल वाले एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये 3 मैट्रिसेस आपने डिफाइन करने हैं। अब आपने इन तीनों का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, और डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आप इजीली जो है वो x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट होना है? एग्जैक्टली जिस तरह आपने
ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, इसी तरह इनको हम एक्सपैंड करेंगे और इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है इसकी लेफ्ट साइड इरेज करने लगा हूं ताकि हम आगे बढ़ सकें। ए एक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहूं क्विकली, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले बेटा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के बाद में एक्सपैंड कीजिएगा। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। मैंने जब 3 पिक किया तो 3 के साथ अब इस कॉलम और इस रो को इग्नोर कर दें, दिस इनटू दिस 1, दिस इनटू दिस 0, तो ये मेरे पास 1 माइनस 0, बीच में माइनस का साइन आता है तो 1 माइनस 0। देन नेक्स्ट एलिमेंट प्लस 1 इंटू, जब मैं ये पिक करूंगा तो ये कॉलम और इस रो को इग्नोर कर देंगे तो 2 2 और 1 1 रह गया, 2 इंटू 1 2 एंड माइनस 2, 2 माइनस 2 आ गया। फिर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट 1 की तरफ चले जाएं, इस कॉलम और इस रो को इग्नोर कर दें, 2 इंटू 0 0, बीच में माइनस का साइन आता है, 2 इंटू 1 2, सो 0 माइनस 2। तो मेरे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया आसानी से, 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 2 0, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, और 0 माइनस 2 माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 2, प्लस माइनस माइनस एंड 1 इंटू 2, और ये आ गया 1। इसका मतलब है ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1। इसको मैं एक बॉक्स में क्लोज कर दूंगा, और सिमिलरली मैं ए वाई और ए जेड भी क्विकली फाइंड आउट कर लूंगा। अब आपको मेथड आई होप कि समझ आ गया होगा। अब हम जब 1 पिक करेंगे तो 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2, माइनस 3 इंटू, ये कैंसिल 0 एंड 0, दिस इज 0 माइनस 0, एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस कैंसिल 0 माइनस 0, दिस इज 0 माइनस 0। सो ये भी 0 हो गया बेटा, ये भी 0, 2 माइनस 2, ये भी 0, ये सारा ही 0 हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी 0, ये भी 0। सो ए वाई इज इक्वल्स टू 0। ए जेड के अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो ए जेड का डिटर्मिनेंट 1 अगर मैं पिक करूंगा तो दिस कैंसिल, दिस इंटू दिस 2 एंड माइनस 0, दिस इज 2 माइनस 0 एंड माइनस वन जब हम ये एलिमेंट पिक करेंगे ये कैंसिल, तो दिस इंटू दिस 0 माइनस 0, तो ये आ गया 0 माइनस 0। अगर इन्होंने दिया भी है क्वेश्चन तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल सी, आप इजीली कर सकते हैं। ये कैंसिल, दिस इज 0, दिस इज 0, अगेन दिस इज 0 माइनस 0, तो ये भी 0 हो गया बेटा, ये भी 0 हो गया, और 1 इंटू 2 2, तो ए जेड का जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया वो आ गया 2। अब एक्स वाई और जेड की वैल्यूज हमें चाहिए, सोल्यूशन से मुराद यही होती है। तो x इक्वल होगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, y इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड z इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से आप तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x इक्वल आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 1 है, सॉरी ए एक्स का डिटर्मिनेंट 1 है और ए का डिटर्मिनेंट भी 1 है, इट मींस 1 बाय 1, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 1। अगर हम y की बात करें तो y इज इक्वल्स टू ए, y का डिटर्मिनेंट 0 है बेटा, 0 बाय 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 0, तो इट मींस y इज इक्वल्स टू 0। अगर हम z की बात करें तो a z का डिटर्मिनेंट है 2 और a का डिटर्मिनेंट है 1, so 2 by 1 this is equals to 2 and this implies z is equals to 2। तो आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है तो आप x, y और z की वैल्यू जो आपकी गिवन इक्वेशंस थी वहां रिप्लेस करेंगे, आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएंगी। तो ये क्रेमर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आता रहा है और आ भी सकता है। अगर इक्वेशन कुछ इस तरह की होंगी कि कैलकुलेशन आसान होगी तो शॉर्ट में आ जाएगा। अगर इक्वेशन, तीनों इक्वेशन अगर फुल हों भी, तीनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी। उसके लिए आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है, उस वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उस वेरिएबल का फार्मूला लगाना है, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो क्रेमर्स रूल भी एक ऐसा टॉपिक है जो एक क्वेश्चन करने से पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाता है। उससे रिलेटेड कोई भी एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चैप्टर 2 से एक और क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी में अपेयर हुआ है।
स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिए, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन चैप्टर 2 से 100% अपेयर होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना होगा, या गॉस एलिमिनेशन मेथड होगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी हो सकता है, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, कोई अननोन वैल्यू इसमें यूज हो रही होगी इक्वेशंस में, और आपसे कहा जाएगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर इनफिनिट सॉल्यूशन एंड फॉर नो सॉल्यूशन। इनमें से कोई एक पार्ट जरूर आपके पेपर का हिस्सा होता है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 100% लॉन्ग कंफर्म सॉल्व करने हैं, तो एक वो इन क्वेश्चंस को कौन से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्रेमर्स रूल से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड से, गॉस जॉर्डन मेथड से, और जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रेमर्स रूल, ये चार मेथड्स हैं। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, इक्वेशंस के अंदर कोई अननोन वैल्यू होगी, उसकी आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फॉर विच यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन। ये पांच टॉपिक्स बनते हैं। एक्चुअली एक ही टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर पांच सब टॉपिक्स हैं। अगर आप हर किसी से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन कर लें तो आपका ये वाला लॉन्ग कंफर्म हो जाता है। एक मेथड अभी जो हमारे सामने पास पेपर का क्वेश्चन आया है आपके साथ शेयर करेंगे। हमने इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है? असल में आप इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे और रो ऑपरेशन की मदद से उसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे और इक्लॉन फॉर्म क्या होती है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ गिवन सिस्टम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स को, फॉर एग्जांपल ए कह दिया आपने, और ये इक्वल वाले नंबर्स है, इसको सबस्क्रिप्ट में बी करके लिख दीजिए, तो ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे बेटा आपने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। इससे पहले इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। एक्स की टर्म एक्स के नीचे, वाई की टर्म जेड की टर्म, इस तरतीब से आप लिखेंगे, और इक्वल्स टू जो नंबर है वो आप राइट हैंड साइड पर रखेंगे। अब इनके कोएफिशिएंट नोट कर लें। जिसका जो टर्म ना हो तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। दिस इज 2 -3 4 -3 4 -5, और यहां पर आप इसके साथ जो है वो अटैच करेंगे एक दूसरा मैट्रिक्स। ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसके साथ आप अटैच करेंगे, 4 5 एंड 6। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद स्टेप्स जरा सुन लीजिए बेटा। आपने करना क्या है, आपके पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप इससे जो नीचे वाली रोज हैं इनमें देखें, अगर कहीं 1 है तो इस रो को उस रो के साथ इंटरचेंज कर दीजिए। आप रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, मैट्रिक्स में रो इंटरचेंज करने से यहाँ माइनस का साइन नहीं आता। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है बच्चे, ये आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। आप जस्ट रोज को इंटरचेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 1 मौजूद है तो ये काम हमें करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी रो में आपको 1 नजर ना आए और यहाँ पर भी 1 ना हो तो आप इस नंबर के साथ पूरी रो को डिवाइड कर दें ताकि वो 1 बन जाए। उससे होगा ये कि आपका कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सब फ्रैक्शंस आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर का जो फ्रैक्शन वाला आपके पास होता है फंक्शन, उसको यूज करेंगे, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अब आपने करना क्या है, ये तो 1 हो गया। अब आपने इसके नीचे जो दो एलिमेंट्स हैं इस कॉलम के, इन दोनों को 0 बनाना है। इनको 0 बनाने का क्या रूल है, मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स में भी समझाया कि इनको 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R2 में ऐड कर देंगे -2R1।
इस रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे और इसके लिए क्या करेंगे, R3 में ऐड कर देंगे -3R1। रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देंगे रो 3 के अंदर। तो देखिए मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, क्या बनता है, ए बी मैट्रिक्स जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1 को -2 आएगा, -2 को 2 में ऐड करेंगे 0। जब फर्स्ट रो आपने एज इट इज लिखनी है 1 2 -3 एंड 4। अब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए, -2 इंटू 1 -2 0, -2 इंटू 2 -4, -4 को -3 में ऐड करेंगे -7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, 6 को 4 में ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 टू 8, 8 को 5 में -8 को 5 में ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर आप सेकंड रो पे आ जाइए, -3 को 3 में ऐड करेंगे बेटा 0 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -6 को 4 में ऐड करेंगे -2 आ जाएगा, दिस इज 9 आ जाएगा, 9 को -5 में ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड -12 आ जाएगा, -12 को 6 में ऐड करेंगे सो -6 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने इस एलिमेंट की मदद से इन दोनों को 0 बनाया। इक्लोन फॉर्म में करना ये होता है कि हर रो के लीडिंग एलिमेंट से पहले नंबर ऑफ जीरोस जो है वो जो नेक्स्ट रो आएगी उससे कम होने चाहिए। देखिए इस रो का लीडिंग एलिमेंट क्या होता है, नॉन जीरो एलिमेंट जो पहला हो। इस रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, इससे पहले कोई जीरो नहीं है। इस रो का लीडिंग एलिमेंट -7 है, एक जीरो है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इस रो का लीडिंग एलिमेंट -2 है, उससे पहले एक जीरो है, इसमें भी एक है, तो यहाँ 2 होने चाहिए। इसका मतलब है आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए इसको 1 बनाना जरूरी है। इसको 1 बनाने के लिए क्या तरीका है, आप इस पूरी रो को -7 से डिवाइड कर दीजिए, 1/-7R2, तो ये बन जाएगा 1 2 -3 0 1, -7 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, -10/7, दिस इज 4, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 3/7, और ये रो एज इट इज रहेगी 0 -2 4 एंड -6। ये आप यहां तक पहुंच गए। अब आपका काम और आसान हो गया है, आपने जस्ट इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए। यहां पर थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी, R3 + 2R2। अब हम ने क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, उसके लिए आप सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो देखिए कैसे, फर्स्ट रो आपकी एज इट इज रहेगी 1 2 -3 एंड दिस इज 4, सेकंड रो भी एज इट इज रहेगी -10/7 एंड 3/7। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, 0 × 2 0, 0 + 0 0, 2 × 1 2, 2 ± 2 0, 2 × -20/7, -20/7 में अगर 4 ऐड कर दे तो 4 -20/7, 7 LCM, so 28 - 28/7, और 6/7 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/7 में -6 ऐड कर दें, 6/7 -6, 7 LCM, 42 - 6, so 36/7, this is 36/7, -36, 7/1, that is 6 - 42, -36/7, so this is -36/7। अब ये जो आपके पास वैल्यू, अब ये आपकी इक्लोन फॉर्म बन गई है। लीडिंग एलिमेंट से पहले कोई जीरो नहीं है, लीडिंग एलिमेंट से पहले एक जीरो होना चाहिए, मौजूद है।
लीडिंग एलिमेंट से पहले 2 जीरो मौजूद है, ये आपकी इक्लॉन फॉर्म बन गई है। अब आप इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। ये बुनियादी तौर पर आपकी इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स हैं, ये x का कोएफिशिएंट है, ये y का और ये z का, तो यहाँ से आपको आसानी से इक्वेशन वैल्यूज मिल जाएंगी। दिस इंप्लाइज दैट x 0 है, सो 0, y भी 0 है, z एग्जिस्ट करता है 8/7z is equals to -36/7। 7 से कैंसिल हो गया और इसको आप 8 से 4 से कैंसिल कर दीजिए 9, सो z इज इक्वल्स टू -9/2। एक वैल्यू आपको मिल गई z की, दैट इज -9/2। सेकंड रो से आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगी, x का कोएफिशिएंट 0 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, सो y -10/7z इज इक्वल्स टू 3/7। z की वैल्यू रिप्लेस कर दें बेटा, z की वैल्यू रिप्लेस करेंगे -10/7, z की वैल्यू है -9/2 इज इक्वल्स टू 3/7। तो ये कैंसिल 2 और 5, सो ये आ गया y इज इक्वल्स टू प्लस 45/7 इज इक्वल्स टू 3/7। So y is equals to 3/7 minus 45/7, 7 is LCM, 3 minus 45, this is minus 42/7, ये कैंसिल हो गया, so y is equals to -6। थर्ड इक्वेशन क्या होगी आपकी, x का कोएफिशिएंट 1 है, x plus 2y minus 3z is equals to 4। इसमें बेटा आपने y की वैल्यू -6 और z की वैल्यू -9/2 रिप्लेस करके इसको सॉल्व करना है, तो यहां से आपको इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी। जब ये वैल्यूज आपको मिल जाए तो आप ये तीनों वैल्यूज अपनी इक्वेशंस में रिप्लेस करें, किसी भी इक्वेशन में या तीनों में, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है और उसका सही इस्तेमाल आपको आता है तो बेटा अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो क्विकली ये वैल्यूज कैलकुलेटर में इक्वेशन कोएफिशिएंट लिखें, एक्स वाई कोएफिशिएंट लिखते जाएं और एक्स वाई जेड की वैल्यूज प्लेस करते जाएं और कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके बता देगा कि आपका रिजल्ट ठीक है या नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट्स, क्वेश्चंस ऑफ कंटेंट्स रिलेटेड टू चैप्टर 1 एंड 2। हमने कवर किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए थे 2025 के फेडरल बोर्ड के मैथ्स के पेपर में क्लास 11 के लिए, और जो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस से क्वेश्चन आए हुए थे। हमने देखा कि दो पार्ट्स जो है, तीन पार्ट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के आए हुए थे चैप्टर 2 से, यानी कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से, तो 12 नंबर और एक लॉन्ग 8 नंबर, 20 नंबर, दो कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं तो 23, तो कम से कम 20 प्लस मार्क्स चैप्टर 2 से आपके अपेयर होते हैं। चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट आए हुए थे 8 मार्क्स और 2 से 3 जो है ऑब्जेक्टिव आएंगे तो 10 प्लस मार्क्स। लेकिन चैप्टर 1 में जो एक क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूर हमें प्रिपेयर करना चाहिए। अब ये जो मेथड हमने फॉलो किया है, जब इसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आप प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं कि अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं और प्लस आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता है वो आप हमें बताएंगे तो हम 10 से 15 मिनट की वीडियो उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बना देंगे, प्लस आपके साथ इस तरीके से चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है वो पास पेपर शेयर करेंगे ताकि आप अपनी एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन कर सकें। एक जरूरी बात बेटा आपको बताते चलें कि ये पेपर हमने आपको पहले भी दिखाया था कि ये पेपर क्या है। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ये 2025 का पेपर है। मैं इसकी पिक्चर भी जो है वो वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा और मैं देखता हूँ अगर मुझे पीडीएफ मिल जाए तो मैं वो भी आपके कमेंट सेक्शन में पीडीएफ इसका आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाके पास पेपर्स में जाके इजीली मैथ्स के पास पेपर्स जो है वहां से ले सकते हैं। वो पास पेपर जरूर अपने पास रखें ताकि आपको और जब कभी भी प्रिपरेशन करनी हो, कोई टॉपिक आप कंप्लीट करें तो आप वहां से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, चैप्टर 3 वेक्टर्स एंड चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज के जो पास पेपर्स के क्वेश्चन इसी 2025 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ उनका थिंकिंग प्रोसेस शेयर करेंगे और उनका सॉल्यूशन शेयर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। एक और बात आपको बताते चलें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लाइट और इंटरनेट के हवाले से। आजकल लाइट की सिचुएशन आपको पता है तो हम रोजाना वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। उसका एक हल हमने ये निकाला है कि बजाय
हम 30 मिनट्स की 2 वीडियो आपके साथ शेयर करें, हम एक वीडियो कोशिश करेंगे कि लेस देन 1 आवर हो, वो आपके साथ शेयर करें और उसमें मैक्सिमम कंटेंट कवर करें, ताकि हर 2 दिन के बाद हम एक वीडियो जब आपके साथ शेयर करें तो हमारे पास, चूंकि जब लाइट वगैरह होती है तो हम वीडियो बना लेते हैं, देन उसको एडिट वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। तो हर 2 दिन के बाद एक वीडियो जो कि 45 टू 50 मिनट्स की होगी। आई होप कि इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन इजीली हो सकती है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।